अकेलेपन की वजह से उसे नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए वो कुछ देर अपने कमरे की खिड़की के पास हवा खाने के लिए बैठ गई। अभी वो कुछ देर रात के सन्नाटे को महसूस कर रही थी कि तभी उसे हल्की सी पायल की आवाज़ सुनाई दी, जिसे सुनकर उसके कान अचानक से चौकन्ने हो गए। एक तो वैसे ही उसे अकेलेपन और डर की वजह से नींद नहीं आ रही थी, ऊपर से इस तरह की आवाज़ सुनकर तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो मन ही मन सोचने लगी कि कहीं यह उसका वहम तो नहीं। फिर उसने खुद को समझाया कि झींगुर की आवाज़ भी इस तरह की लगती है जैसे कि कहीं पायल बज रही हो। यह सब सोचते हुए उसने खुद को झूठी तसल्ली दी, इससे पहले कि वो अपनी हिम्मत बढ़ा पाती कि तभी उसे एक बार फिर से काफ़ी तेज पायलों की आवाज़ आई, जिससे उसके पूरे शरीर में सिरहन सी दौड़ गई। यहाँ वहाँ अपने कमरे में देखने लगी। उसने तुरंत ही अपने कमरे की लाइट जलाई, लेकिन पायलों की आवाज़ खिड़की से बाहर की तरफ से आ रही थी। अब उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो जाकर अपनी खिड़की को बंद करती, लेकिन खिड़की बंद तो करनी ही थी। एक बार को जी चाहा कि दरवाज़ा खोलकर बाहर चली जाए और अपनी सास को जाकर जगाए, लेकिन फिर सोचा कि काफ़ी रात हो चुकी है और इतनी रात में उन्हें जगाना ठीक नहीं होगा। इसीलिए एक बार खुद को खुद से हिम्मत दी और डरते कदमों के साथ वो खिड़की की तरफ आगे बढ़ी। हवा काफ़ी तेज चलने लगी थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे एक डरावना माहौल बन रहा हो। वो जैसे ही खिड़की के पास पहुंची, तभी उसने नीचे सामने की तरफ जो नज़ारा देखा, उससे उसके होश उड़ चुके थे। उसने दो लड़कियों को सामने रास्ते की तरफ आगे बढ़ते हुए देखा। एक बड़े ही अजीब तरह के कपड़े पहने हुए थी। खैर, उनको देखते हुए उसका डर दूर हुआ, क्योंकि वह कोई भूत नहीं बल्कि इंसान थी। लेकिन इतनी रात में यह दो लड़कियां उसके मकान के बाहर आखिर कर क्या रही थीं, और यह अचानक से यहाँ कैसे प्रकट हो गईं? यह कौन है, कहाँ से आई हैं? यह सारे सवाल अचानक ही उसके दिमाग में तैरने लगे, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। खैर, उसने खुद को समझाया कि अब उसे सोना चाहिए, क्योंकि सुबह उठकर उसे घर के काम निपटाने हैं और फिर उसे पढ़ने के लिए बैठना है। जब सुबह हुई तो वो यह सब कुछ भूल चुकी थी, लेकिन जैसे ही रात होने आई उसे एक रात पहले की वह सारी चीज़ याद आने लगी, जिससे उसके दिमाग में यह ख्याल आया कि क्या आज रात भी उसे अपने कमरे में सोना चाहिए, या फिर वो एक काम करती, अपनी ननद के साथ जाकर ही सो जाती। लेकिन फिर उसे उसकी ननद का व्यवहार याद आया। वह थोड़ी सी खड़ूस किस्म की है, काफ़ी कम बोलती है, इसीलिए वो भी उससे दूर ही रहती है। इस वजह से उसने किसी से कुछ नहीं कहा और वापस अपने कमरे में चली गई। लेकिन जैसे ही आधी रात हुई कि तभी वो टेबल पर बैठकर पढ़ रही थी और उसे फिर से तेज पायलों की आवाज़ सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे पायल पहनकर कोई कहीं से नीचे कूदा, जिससे वो पूरी तरह से सन्न रह गई। वो तुरंत ही उठकर खिड़की के पास भागी और आज उसने जो अपनी आंखों से देखा, उससे तो उसके होश ही उड़ चुके थे, क्योंकि वह जो दो लड़कियां सामने रास्ते पर भागकर सड़क की तरफ जा रही थी, उनमें से एक और कोई नहीं बल्कि उसकी खुद की ननद थी। उसकी ननद इस तरह के कपड़े पहनकर आधी रात को इतना तैयार होकर आखिर कहाँ जा रही थी? उसने जो कपड़े पहन रखे थे वह बिल्कुल ऐसी वेशभूषा थी जैसे किसी कोठे वाली लड़की की होती है। यह सब देखकर उसके दिमाग में बहुत ही गलत विचार आने लगे। उसकी ननद चोरी चुपके इतनी रात को इस तरह की अवस्था में न जाने कहाँ जा रही थी। क्या उसे इस समाज और अपनी इज्जत का जरा भी खौफ नहीं था? यहाँ तक कि वह अपने घर वालों के बारे में भी नहीं सोच रही थी। उसका जी तो चाहा कि वो अभी जाकर अपनी सास को जगा दे और उन्हें सब कुछ बता दे कि उनकी बेटी उनकी पीठ के पीछे किस तरह के कांड कर रही है। लेकिन फिर उसने सोचा कि उसका पति राहुल भी यहाँ नहीं है और दूसरा, उसकी शादी को अभी सिर्फ 3 महीने ही हुए हैं। अगर वो अपनी सास को उनकी बेटी के खिलाफ कोई भी बात बताएगी तो शायद ही है जो वह उसका भरोसा करे। लेकिन इधर कुछ दिन पहले जब से राहुल दूसरे शहर गए हैं, उसे अपने कमरे में अकेले रहने से रात को बहुत डर लगने लगा है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा टेंशन में रहती है। और फिर जब से उसने अपनी ननद की उस तरह की हरकत देखी है, तब से तो उसे और भी कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे और कैसे।
यह बात अपनी सासू माँ से कहे। एक तो राहुल भी यहाँ नहीं है, अगर वह यहाँ होते तो कुछ नहीं तो वो उन्हें कम से कम यह सब दिखा देती ताकि उन्हें उसकी बातों पर यकीन आ जाता। लेकिन क्योंकि अब वह दूसरे शहर में है और वो उन्हें यह सब बताकर किसी भी तरह की टेंशन नहीं देना चाहती, लेकिन इस वक्त वो बहुत ज़्यादा परेशान थी क्योंकि उसकी ननद भी जो कर रही थी वह बहुत गलत था। अगर उसके साथ कुछ भी ऊंच नीच हो जाती तो उनके परिवार की तो नाक ही कट जाएगी। पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह आखिर यह सारे काम क्यों कर रही है। क्या यह उसकी उम्र का तकाजा है? लेकिन आखिर ऐसी भी क्या इच्छा कि इस तरह के गलत काम में बह पड़ जाए? उसे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। फिर उसके दिमाग में एक विचार आया, इसीलिए उसने अगले दिन ही अपनी सासू माँ से कहा कि मुझे रात को अकेले सोने से बहुत डर लगता है और अगर मैं पूरी रात ठीक से नहीं सो पाऊंगी तो अगले दिन सुबह उठकर काम और पढ़ाई को मैनेज करना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। उसकी सासू माँ ने कहा कि वैसे तो तुम मेरे कमरे में सो जाती, लेकिन बुढ़ापे की वजह से अक्सर मुझे खुद भी रात में नींद नहीं आती और फिर मैं खर्राटे भी लेती हूँ जिससे तुम चैन से मेरे कमरे में सो भी नहीं पाओगी। इसीलिए तुम अपनी ननद नेहा के कमरे में जाकर सो जाया करो। उसने अपनी सासू माँ से कहा कि तो फिर आप दीदी से यह बात कह दीजिए। सासू माँ ने जब नेहा से यह बात कही तो उसके चेहरे पर परेशानी के भाव उभर आए। यह बात तो वो बहुत अच्छे से जानती थी कि वह यह बात सुनकर परेशान हो जाएगी, क्योंकि अगर वो उसके कमरे में रही तो फिर वह जो भी अपनी मनमानी कर रही है उसमें रुकावटें पैदा हो जाएंगी। लेकिन वो यही चाहती थी क्योंकि वो अपने परिवार की इज्जत पर आंच नहीं आने दे सकती थी। जैसे ही रात हुई वो सारा काम निपटाने के बाद अपनी कुछ किताबें लेकर अपनी ननद के कमरे के पास पहुंची। उसने दरवाज़ा खटखटाया तो उसकी ननद कहने लगी कि भाभी अभी मैं कुछ ज़रूरी काम कर रही हूँ, इसीलिए आप ऐसा करिए जब आपके सोने का टाइम हो तब आप उस वक्त मेरे कमरे में आ जाना। उसने उस वक्त उसकी यह बात मान ली और चुपचाप वापस अपने कमरे में जाकर पढ़ाई करने लगी। और जब उसकी पढ़ाई का समय कंप्लीट हुआ तो वो सोने के लिए वापस अपनी ननद के कमरे में आई, लेकिन वो ना जाने कितनी देर तक उसका दरवाज़ा खटखटाती रही पर उसने दरवाज़ा एक बार भी नहीं खोला, जिससे वो समझ गई कि वह जिस जगह भी जाती है वहाँ पर वह जा चुकी है। लेकिन अब वो फैसला कर चुकी थी कि वो उसकी कोई भी मनमानी नहीं चलने देगी। इसीलिए अगली रात को जब उसने उसे अपने कमरे से टरकाने की कोशिश की तो उसने उसे कहा, नहीं मैं यहीं पढ़ लूँगी, क्योंकि कल रात जब मैं तुम्हारे कमरे में आई थी तो तुमने तो दरवाज़ा ही नहीं खोला। इस पर वह सकपका गई और कहने लगी, वह दरअसल मैं शायद गहरी नींद में सो गई होंगी और इसीलिए मुझे आपके दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ ही नहीं सुनाई दी। उसको यह लग रहा था कि जैसे वो उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती है और इसीलिए वह उसे पागल बना लेगी। पर उसकी असलियत क्या थी यह तो वो अच्छे से जान चुकी थी, इसीलिए वो ज़बरदस्ती उसके कमरे के अंदर चली गई। उसने यहाँ वहाँ अपनी नज़र दौड़ाई कि शायद उसे कुछ ऐसा दिख जाए जो उसके लिए सबूत का काम करे, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। 2-3 घंटे तक उसने चुपचाप अपनी पढ़ाई पूरी की और उसके बाद वो सोने के लिए लेटने लगी। आधी रात का वक्त हो चुका था और उसकी ननद उसे बहुत ज़्यादा परेशान लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके दिमाग में उथल पुथल मची हुई हो। उसने जानबूझकर बनते हुए उससे कहा कि क्या आपको नहीं सोना है? इस पर वह कहने लगी कि वह दरअसल मुझे प्यास लग रही है, आप जरा मेरे लिए पानी ले आए। वो चुपचाप किचन में उसके लिए पानी लेने चली गई, लेकिन जब वो लौट कर आई तो उसके कमरे का दरवाज़ा बंद हो चुका था और आज भी वो बहुत देर तक दरवाज़ा पीटती रही पर उसने एक बार भी दरवाज़ा नहीं खोला। उसे उस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था, आखिर वह इतनी हिम्मत कर कैसे सकती थी? क्या उसे इस बात का भी डर नहीं कि अगर उसने सासू माँ को उसकी यह करतूत बता दी तो फिर उसका क्या होगा? लेकिन शायद वह यह सोच रही थी कि वो उसके बारे में अभी कुछ भी नहीं जानती है तो ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या कहेगी, यही कि उन्होंने उसके लिए रात में दरवाज़ा नहीं खोला। उसके लिए तो उसने ढेर सारे बहाने पहले से ही बना रखे हैं। अगले दिन उसके पास राहुल का फ़ोन आया तो उसका बार बार दिल कर रहा था कि वो उन्हें बता दे कि उनकी बहन क्या कर रही है, लेकिन क्योंकि उसके पास उसकी बात का कोई भी सबूत नहीं था इसीलिए वो उनसे कुछ भी ना कह पाई। फ़ोन रखने से पहले राहुल ने उससे कहा कि तुम अपना भी ख्याल रखना और मेरे परिवार का भी।
उनकी यह बात सुनकर उसे और भी ज़्यादा जिम्मेदारी का एहसास हुआ। वो यही सोचने लगी कि राहुल ने उसे दिल से अपनाया है, इसीलिए उसे भी इस परिवार को पूरे दिल से अपनाना चाहिए। अगर नेहा की जगह उसकी अपनी बहन होती तो क्या वो उसे इसी तरह से रोज़ रात ऐसे कपड़ों में बाहर जाने देती? यह सोचते हुए उसके अंदर एक भावना जागी और उसने फैसला कर लिया कि अब आज रात वो नेहा के पीछे जाएगी और देखेगी कि आखिर वह इस तरह के कपड़े पहनकर किस लड़की के साथ जाती है और कहाँ पर क्या कर रही है। इसीलिए आधी रात होने से पहले उसने अपनी पूरी तैयारी कर ली थी, क्योंकि अगर आधी रात को बाहर निकलने से नेहा की इज्जत को खतरा था तो खतरा तो उसे भी हो सकता था, क्योंकि वो भी एक औरत थी। इसीलिए उसने राहुल के कुछ कपड़े निकाले और उनको पहनकर अपनी वेशभूषा पूरी तरह से ऐसी कर ली ताकि वो किसी आदमी की तरह दिखे, और अपने चेहरे को भी उसने अच्छे से एक कपड़े से बांध लिया। जैसे ही उसे पायलों की आवाज़ सुनाई दी, वो समझ गई कि नेहा खिड़की से नीचे उतरकर जा चुकी है। उसके गली के मोड़ को पार करते ही वो खुद भी तुरंत ही खिड़की से नीचे की तरफ कूद गई, क्योंकि उनके कमरे की खिड़की जमीन से ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं थी। इसीलिए उसके लिए भी यह सब कुछ उतना ही आसान था जितना नेहा के लिए। वो तुरंत ही दौड़ती हुई नेहा के पीछे गई, लेकिन उसकी बुरी किस्मत, नेहा सड़क पर पहुंचते ही एक टैक्सी में बैठकर तुरंत ही वहां से रफू चक्कर हो गई और वो वहां खड़ी हाथ मलती रह गई। शायद वह टैक्सी वहां पर पहले से ही उन लोगों का इंतजार कर रही थी। पहले उसने सोचा कि वो भी कुछ देर दूसरी टैक्सी का इंतजार करती है, लेकिन जब तक दूसरी टैक्सी आती तब तक तो उसे यह पता ही नहीं होता कि नेहा किस दिशा में चली गई है, और इसीलिए वो तुरंत ही वापस अपने घर लौट आई। लेकिन अगली रात उसने इस तरह की कोई भी गलती नहीं की। वो नेहा के घर से निकलने से पहले ही घर से बाहर निकल गई और पहले से ही जाकर उसने एक टैक्सी वाले से बात कर ली, और जैसे ही उसने सड़क पर नेहा को उस दूसरी लड़की के साथ टैक्सी में बैठते हुए देखा, वो तुरंत ही उसके पीछे निकल ली। उसके दिल में तूफान सा मचा हुआ था और एक अजीब तरह का डर पैदा था। उसका मन बार बार कह रहा था कि कहीं वो जो सोच रही है वही सच तो नहीं, कहीं नेहा इस तरह के कपड़े पहनकर उसी जगह तो नहीं जा रही। और फिर उसका वह डर सही साबित हुआ। जिस जगह पर उनकी टैक्सी रुकी वह जगह वही थी जहाँ पर सारी वेश्याएं रहती थीं। वैसे तो यह आधी रात का वक्त था और बाहर के सभी एरिया में सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन इस पूरी सड़क पर रौनक फैली हुई थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे यह आधी रात नहीं बल्कि दिन का समय हो। चारों तरफ लाइटें जगमगा रही थीं। ढेर सारी औरतें रंग बिरंगे कपड़े पहनकर सड़क पर अपने अपने ग्राहकों को अपने पास बुलाने की कोशिश कर रही थी। नेहा बड़ी ही फुर्ती के साथ उस लड़की के साथ टैक्सी से उतरी और दंदनाती हुई उस भीड़ को चीरती हुई ना जाने कहाँ चली गई। यह सब देखकर उसकी तो आंखों में आंसू आ गए। वो अपना सर पकड़कर वहीं खड़ी हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि नेहा आखिर यह सब क्यों कर रही है। उसे ना सिर्फ अपनी इज्जत का कोई ख्याल था बल्कि अपने परिवार की मान मर्यादा की भी कोई चिंता नहीं थी। वो अभी इसी सोच में डूबी थी कि तभी टैक्सी वाले ने उससे पैसे मांगे। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो टैक्सी में बैठकर घर वापस जाए या फिर नेहा जहाँ भी गई है वहाँ जाकर देखे कि वह यह सब क्यों कर रही है और क्या कर रही है। लेकिन क्योंकि इतनी वेश्याओं से भरी हुई इस सड़क के अंदर जाने की उसमें उस वक्त हिम्मत नहीं हुई, और दूसरा नेहा किस तरफ कहाँ चली गई यह उसे पता ही नहीं चला। इसीलिए उसने घर वापस जाने का फैसला किया। वो जैसे ही टैक्सी में बैठी और उसने मर्दाना सी आवाज़ बनाकर भारी आवाज़ में टैक्सी वाले से वापस वहीं चलने को कहा जहाँ से वह उसे लेकर आया था। इस पर वह उसे बड़ी ही हैरानी से देखने लगा और अपने चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान लाते हुए बोला, क्यों, क्या कोई यहाँ पसंद नहीं आया या फिर तुम डर गए हो? उसने उसकी इस बात का कोई जवाब नहीं दिया और गुस्से से उससे कहा, चुपचाप चलो। इस पर वह थोड़ा सा सहमा और फिर वापस उसे वहीं ले जाकर छोड़ दिया जहां से लेकर आया था। वो तुरंत ही धड़कते दिल के साथ घबराई हुई अपने कमरे की खिड़की से वापस अपने कमरे में आई और उसने चैन की सांस ली। नेहा आखिर यह सब क्यों कर रही थी, किस लिए कर रही थी, यह सारे सवाल अभी भी उसके जेहन में चल रहे थे। उसे बार बार रोना आ रहा था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी ननद इस तरह का कोई काम कर सकती है, लेकिन अब वो उसे
अपनी इन वाहियात हरकतों को आगे नहीं करने देना चाहती थी। इसीलिए उसने कल फिर से उसका पीछा करने का फैसला किया ताकि कल वो उसका अपने फ़ोन में वीडियो बनाकर सबूत तैयार कर सके और घर वालों को दिखा सके कि वह उनकी पीठ के पीछे यह सब क्या कर रही है और उसकी इन सारी हरकतों पर लगाम लगाई जा सके। अगले दिन वो फिर से नेहा के वहाँ जाने से पहले ही सड़क पर टैक्सी लेकर पहुँच चुकी थी और इस बार उसने अपने दिल को पूरी तरह से मजबूत कर लिया था कि उसे किसी भी हाल में डरना नहीं है। और जिस तरह से नेहा बेखौफ होकर उन औरतों और आदमियों के बीच में दंदनाती हुई चली जा रही थी, उसे भी ठीक उसी तरह से उसके पीछे जाना है। यही सोचते हुए वो एक बार फिर से उस रंगीन गली में पहुंच चुकी थी। नेहा जैसे ही उतरी वो तुरंत ही उसके पीछे पीछे चलने लगी। वहाँ न जाने कितने आदमी थे जो नेहा और उसके साथ चलने वाली लड़की पर गलत तरह की नज़र रख रहे थे और ऐसी ऐसी खराब बातें कह रहे थे जिसे सुनकर उसे खुद अंदर से रोना आ रहा था। वो यही सोच रही थी कि क्या नेहा की आत्मा मर चुकी है। इसके बाद नेहा जिस कोठे के अंदर घुसी वो भी तुरंत ही उसके अंदर चली गई। लेकिन इससे पहले कि वो नेहा के साथ आगे बढ़ती तभी उसे वहां पर खड़ी एक औरत ने रोक लिया और वह उससे भाव ताव करने लगी। उसे यहाँ पर कौन पसंद है और उसके कितने पैसे लगेंगे। उसने उससे कुछ भी नहीं कहा और उसके हाथ में 500 का नोट पकड़ा दिया और इसके बाद उसकी नज़रें तुरंत ही नेहा को ढूंढने लगी। वहाँ ढेर सारे आदमियों का झुंड लगा हुआ था जो कि गिद्ध की नज़र से सभी औरतों को ताड़ रहे थे। यह सब देखते हुए उसे ना चाहते हुए भी खुद से ही घिन जैसी आने लगी। वह औरत अभी भी उसके पीछे आ रही थी और बार बार पूछ रही थी कि आखिर उसका यहाँ पर जो इरादा है वह किसके साथ है। इस सब के बीच नेहा अचानक ही उसकी आंखों के सामने से ओझल हो गई। यह देखकर वो बुरी तरह से डर गई। अब तो उसे नेहा से ज़्यादा खुद की फिक्र होने लगी। उसे बुरी तरह से पसीना आने लगा कि अगर कहीं यहाँ पर उसकी सच्चाई खुल गई तो ना जाने क्या होगा। कहीं ऐसा ना हो कि वो यहीं पर जिंदगी भर के लिए फंस कर रह जाए, क्योंकि वो आए दिन इस तरह की घटनाओं के बारे में सुनती थी कि ना जाने कितनी ही लड़कियों को धोखेबाजी से इस तरह के कोठे पर लाकर बेच दिया जाता है। और फिर वो तो इतनी अभागन थी कि खुद ही यहाँ पर दौड़ी चली आई थी। वह औरत अभी भी उसका पीछा छोड़ नहीं रही थी, इसीलिए उसने उसे 2000 रुपए दिए और एक बार फिर से अपने गले से मर्दाना आवाज़ निकालते हुए कहा कि मुझे जो चाहिए उसे मैं खुद ढूंढ लूँगा, तुम बस अपना मुंह बंद रखो। इस सब के बीच में उसने वहाँ पर बने हुए जितने भी कमरे थे उनमें झांकने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पर जब भी उसने झांका तो उसे वह नज़ारा देखने को मिला जो शायद ही है कोई शरीफ लड़की देखना चाहे, लेकिन वो करती भी क्या, यह उसकी मजबूरी थी। नेहा पर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। इसके बाद वो सीढ़ियों से चढ़ती हुई ऊपर की तरफ गई। ऊपर भी उसे कहीं भी किसी भी कमरे में नेहा नज़र नहीं आई, लेकिन तभी एक कमरा ऐसा था जिस पर अचानक उसकी नज़र पड़ी जो बिल्कुल दूर एक कोने में बना हुआ था। उसने सोचा कि एक बार यहाँ पर भी झाँक कर देख लूँ। जैसे ही उसने अंदर का नज़ारा देखा उसके होश उड़ चुके थे। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि नेहा यहाँ पर इस तरह का काम करने आती है। उसने उस वक्त जो भी देखा उससे उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने तुरंत ही अपने फ़ोन को बाहर निकाला और वहाँ वो जो कुछ भी देख रही थी उसका वीडियो बनाना शुरू किया। कुछ देर का वीडियो बनाने के बाद वो तुरंत ही वहाँ से निकल ली, क्योंकि थोड़ी और देर यहाँ पर रुकना उनके लिए खतरे से खाली नहीं था। वो वापस अपने कमरे में पहुँच चुकी थी, लेकिन अभी भी उसके सामने से वह नज़ारा हट नहीं रहा था। उसे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि नेहा इस तरह का काम भी कर सकती है। अगले दिन जैसे ही वो सुबह सोकर उठी तभी उसके पास राहुल का फ़ोन आ गया और उन्होंने कहा कि वह आज घर आ रहे हैं। यह सुनकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई। उसने सोचा कि इससे बेहतर और कुछ भी नहीं होगा। वो सामने से राहुल से नेहा को लेकर सारी बात करेगी और उन्हें भी वह वीडियो दिखाएगी। राहुल के आने पर वो बहुत ज़्यादा खुश थी, लेकिन जैसे ही वो राहुल से बात करने के लिए फ्री हुई तभी उसके घर से उसकी माँ का फ़ोन आ गया। उन्होंने कहा कि उसके पापा की तबीयत अचानक ही काफ़ी ख़राब हो गई है और वह उससे मिलना चाहते हैं। यह सुनते ही वो नेहा कोठे वाली बात और वह सारी चीज़
बिल्कुल पूरी तरह से भूल गई और तुरंत ही अपने पापा के घर चली गई। वहां पहुंचकर उसने देखा कि उसके फैमिली डॉक्टर पापा का चेकअप कर रहे थे। खैर कुछ देर के बाद उन्होंने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है, यह कुछ दिन के आराम करने के बाद ठीक हो जाएंगे। उसने पापा से कहा कि आप इतना ज़्यादा काम क्यों करते हैं कि अपनी सेहत का भी ध्यान नहीं रखते। इसके बाद उसके पूरे परिवार ने साथ में बैठकर खाना खाया और वो वहाँ पर हंसी मजाक की सारी बातों में खो गई। अगले दिन राहुल उसके घर पर पापा को देखने के लिए आने वाले थे, इसीलिए उसने सोचा कि फ़ोन करके उनसे पूछ लेती हूँ कि क्या वह वहाँ से निकल चुके हैं। लेकिन जैसे ही उसने उन्हें फ़ोन मिलाने के लिए फ़ोन किया तभी उसकी सास का फ़ोन आया और वह बुरी तरह से रो रही थी। वह उससे कहने लगी कि ना जाने यह सब क्या हो गया, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसका दिल बुरी तरह से घबरा गया। उसने उनसे कहा कि आप साफ साफ बताइए आखिर हुआ क्या है। राहुल तो ठीक है। उन्होंने कहा राहुल तो ठीक है, लेकिन नेहा। इतना कहते ही वह फिर से रोने लगी। उसने उनसे कहा कि आखिर बात क्या है, तो वह कहने लगी कि मुझे खुद नहीं पता कि बात क्या है। अभी कुछ देर पहले ही पुलिस स्टेशन से फ़ोन आया और उन्होंने हमें बताया कि नेहा जेल में है। यह सुनकर तो मेरे और राहुल के होश उड़ चुके थे और उन्होंने हमें बताया कि नेहा जेल में है। यह सुनकर तो मेरे और राहुल के होश उड़ चुके थे, क्योंकि हमें तो यह लग रहा था कि नेहा अपने कमरे में सो रही है और वह कब कैसे घर से बाहर निकल गई हमें कुछ भी पता नहीं चला। मैं राहुल से बहुत कहती रही कि मैं भी उसके साथ चलती हूँ, लेकिन वह माना ही नहीं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि नेहा को पुलिस ने पकड़ लिया। अपनी सास की बात सुनकर वो सब कुछ समझ चुकी थी। आखिर क्या हुआ होगा, जरूर पुलिस वालों ने उन कोठों पर रेड डाली होगी और जिसमें नेहा पकड़ी गई होगी। लेकिन क्योंकि वो यह सच्चाई को अपने मुंह से अपनी सास को नहीं बता सकती थी, इसीलिए उसने उन्हें उस वक्त ढांढस बंधाया और उनसे कहा कि आप बिल्कुल फिक्र मत करिए, मैं अभी के अभी पापा को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचती हूं और हम नेहा को वापस लेकर ही लौटेंगे। इतना कहने के बाद उसने अपने पापा से कहा कि उन्हें उसके साथ पुलिस स्टेशन चलना है। इस पर उसके पापा भी थोड़ा परेशान हो गए। उसने उनसे कहा कि परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, आप बस मेरे साथ चलिए। थोड़ी देर में वो और उसके पापा पुलिस स्टेशन पहुंच चुके थे। वो जैसे ही वहां पहुंची तभी उसने देखा कि राहुल नेहा पर बुरी तरह से गुस्सा कर रहे थे और उन्होंने जैसे ही उस पर हाथ उठाने के लिए अपना हाथ उठाया, उसने तुरंत ही जाकर उनका हाथ पकड़ लिया और उससे कहने लगे कि तुम जानती हो कि इसने क्या करतूत की है, इसने हमारे परिवार की नाक कटवा कर रख दी है। उसने राहुल से कहा कि हाँ, मैं अच्छे से जानती हूँ कि उसने क्या किया है। यह सुनकर वहाँ खड़े हुए सभी लोग सन्न रह गए। राहुल ने उससे कहा कि इसका मतलब तुम भी इसकी करतूत में शामिल थी और तुमने भी इसकी तरह मुझे धोखा दिया। तुमने भी मुझे नहीं बताया कि यह सब करती रही और तो और तुमने इसे रोका भी नहीं, तुमने मेरा विश्वास तोड़ा है। उसने राहुल से कहा कि यह सब बोलने से पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। इसके बाद उसने वहाँ के सीनियर इंस्पेक्टर को भी वह वीडियो दिखाया जो उसने उस दिन नेहा का वहाँ पर बनाया था और उस वीडियो को देखते ही वहाँ खड़े हुए सभी लोग सन्न रह गए। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि नेहा कोठे में जाकर इस तरह का काम कर सकती है। राहुल हैरानी भरी नज़रों से उसे और नेहा को देख रहे थे। नेहा भी हैरान थी कि आखिर उसे यह सब कैसे पता चला। फिर उसने वहां पर मौजूद सभी लोगों को बताया कि किस तरह से उसने नेहा का पीछा किया और फिर इस सब के बारे में जाना। लेकिन सवाल अभी भी वहीं का वही था कि आखिर नेहा कोठे में जाकर यह सब क्यों कर रही थी। राहुल नेहा की तरफ देखने लगे और कहने लगे कि आखिर यह सब क्या है। उसने नेहा से कहा कि बताओ नेहा, जब तक तुम अपने मुंह से सबको सच्चाई नहीं बताओगी तब तक कोई भी ठीक से इस बात को समझ नहीं पाएगा। उसके बाद नेहा ने कहा कि मैं पीएचडी कर रही हूँ और जिसमें हम सभी को अलग अलग टॉपिक दिए जाते हैं जिन पर हमें रिसर्च करना होता है और थीसिस लिखनी होती है। मेरा जो टॉपिक था वह वेश्याओं के जीवन से संबंधित था, जिसकी वजह से मैं वेश्याओं के इलाके में गई ताकि मैं उनसे बात कर सकूं और उनके जीवन यापन और उनके साथ जो भी आप बीती होती है उसके बारे में जान सकूं। वहां पहुंचकर मैंने जब उनके बारे में जाना
सुना तो मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने उनसे कहा भी कि आप लोग इस तरह का काम छोड़ क्यों नहीं देते। इस पर वह कहने लगे कि जब हम पढ़े लिखे नहीं हैं तो हमें काम कौन देगा, इसीलिए पेट भरने के लिए हमें मजबूरन यह सब करना ही पड़ता है। और फिर यह एक तरह की पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरा बन जाती है कि अगर माँ वैश्या है तो उसका बच्चा भी यही करने को मजबूर होता है। क्योंकि अगर हम किसी स्कूल में अपने बच्चों को दाखिला दिलाने के लिए जाते भी हैं तो कोई भी स्कूल हमारे जैसी औरतों के बच्चों को पढ़ाने से साफ इनकार कर देता है, जिसकी वजह से हमारे बच्चों को शिक्षा नहीं मिलती और फिर वह मजबूरन इस दलदल में आकर फंस जाता है जहाँ पर उसकी माँ फंसी हुई है। यह सुनने के बाद मुझे बहुत दुख हुआ और फिर मैंने फैसला किया कि मैं इन लोगों की मदद करूंगी। पहले मैंने सोचा कि मैं इस बारे में आप लोगों से बात करूंगी कि मैं वैश्याओं के बच्चों को पढ़ाना चाहती हूं, लेकिन मुझे कहीं से भी नहीं लगा कि आप लोग मेरे इस काम में मेरा साथ देंगे, बल्कि आप यही कहेंगे कि इस सब में बहुत बड़ा खतरा है और इस सब से मेरी बदनामी भी हो सकती है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर हर कोई इसी तरह से सोचेगा तो फिर इनका जीवन कैसे संवरेगा। इसीलिए मैंने अपनी यह बात इन लोगों के सामने रखी और इन लोगों ने मुझ में एक उम्मीद देखी। इन सब की मैं आस बन चुकी थी, जिस पर मुझे यह विचार आया कि अगर उनके ही जैसे कपड़े पहनकर, उनकी ही जैसी बनकर उनके इलाके में जाऊंगी तो मुझे कोई खतरा भी नहीं होगा, क्योंकि वहां आने वाले लोग मुझे इनके जैसा ही समझेंगे और मैं आराम से जाकर आधी रात को उनके बच्चों को पढ़ा सकूंगी। मेरे इस काम में इन लोगों ने मदद की और इनमें से ही एक लड़की हर रोज आधी रात को मुझे घर से लेने के लिए आती थी, ताकि अगर रास्ते में मुझे कोई भी ऐसा वैसा इंसान मिल जाए वह मुझे उनसे बचा सके। आप लोग सोच रहे होंगे कि लेकिन ऐसे इलाके में जाने के लिए इस तरह के कपड़े पहनने की ज़रूरत ही क्या थी। तो उसका जवाब मैं यह देना चाहती हूँ कि अगर मैं एक शरीफ लड़की की तौर पर वहाँ जाती तो वहाँ ना जाने ऐसे कितने लोग होते जो मेरे साथ वह करते जो कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। तो और तो जो भी दबंग लोग बेचारी दूसरी लड़कियों को ज़बरदस्ती वहाँ पर ले जाकर ऐसे कामों में झोंक देते हैं, उन्हें अगर मेरे बारे में भनक भी लग जाती तो वह मुझे भी नहीं छोड़ते। लेकिन जब मैं उनके जैसी ही बनकर जा रही थी तो किसी को भी मुझ पर शक नहीं था और हर कोई मुझे उनके जैसा ही आम ही समझ रहा था, जिस वजह से मुझे वहाँ कोई खतरा नहीं था। राहुल ने कहा, लेकिन तुम्हें वहीं जाकर इन बच्चों को पढ़ाने की ज़रूरत ही क्या थी? उन बच्चों को तुम कहीं और भी पढ़ा सकती थी। इस पर नेहा गुस्से में कहने लगी, भैया आप ही बताइए, इन बच्चों को पढ़ाने की कौन सी ऐसी जगह है जहां मैं जाकर पढ़ा लेती? भला कौन इंसान है जो वैश्याओं के बच्चों को पढ़ाने के लिए अपनी जगह दे देता? नेहा का यह सवाल सुनकर वहां खड़े हुए सभी लोगों की नज़रें झुक गईं। तभी जो भी और वैश्याएं पकड़ी गई थी वह एक साथ होकर कहने लगी कि नेहा ने हमारे लिए जो किया है वह आज तक किसी ने भी नहीं किया। वह एक बहुत नेक काम कर रही है। उसने हमारे बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत कर दी है और अब वही हमारे लिए उम्मीद की किरण है। वह लोग पुलिस वालों के सामने हाथ जोड़कर कहने लगे कि उसे छोड़ दीजिए क्योंकि वह बेगुनाह है। वह कहने लगी, हमारे लिए तो सरकार भी कुछ नहीं सुनती, हमारा तो कोई भी सहारा नहीं है, इसी वजह से हमारे बच्चे इसी दलदल में फंसकर रह जाते हैं। उनकी बातों में सच्चाई थी। इसके बाद वो लोग नेहा को लेकर घर लौट आए और उसने अपनी सास को भी सब कुछ सच सच बता दिया। उसकी सास नेहा पर गुस्सा करने लगी कि एक तुम ही बची हो सबके लिए रॉबिन हुड बनने वाली। लेकिन उसने उनकी इस बात का खंडन किया। उसने उनसे कहा कि भले ही आपके नज़रिए से आपको यह गलत लगे, लेकिन नेहा ने जो कदम उठाया वह अच्छे अच्छे लोग नहीं उठा सकते। उसने बहुत हिम्मत का और बहुत ही बेहतरीन काम किया है और वो उसके इस काम में नेहा के साथ है। लेकिन जो तरीका उसने अपनाया उससे उसकी जान को भी बहुत बड़ा खतरा हो सकता था। अगले दिन ही उसने अपने पापा से इस बारे में बात की और फिर उन्होंने फैसला लिया कि वो एक स्कूल बनवाएंगे और जिसमें सिर्फ और सिर्फ वैश्याओं के बच्चों को ही दाखिला दिया जाएगा और जहां पर सारी सुविधाएं और व्यवस्थाएं ठीक वैसी ही होंगी जैसे कि बाकी के स्कूलों में बच्चों को मिलती हैं। नेहा ने यह सुनकर उसे खुशी खुशी गले से लगा लिया। उसने कहा, भाभी मुझे तो यही लगता था कि शायद इस घर में कोई भी ऐसा नहीं है जो मेरा साथ दे, लेकिन आपने मेरा साथ देकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। उसने उससे कहा कि यह कोई
कोई एहसान नहीं है, बल्कि एहसान तो मुझे तुम्हारा मानना चाहिए, जो तुमने हमें इंसानियत का इतना अच्छा पाठ पढ़ाया है और हमें यह सबक भी दिया कि पढ़ने का अधिकार सभी का है, चाहे फिर बच्चा किसी का भी हो। उन्होंने जो पहल की थी वह अपनी दिशा में आगे बढ़ चुकी थी और कुछ सालों के बाद नेहा प्रोफेसर बन चुकी थी और उसने भी पीसीएस का एग्जाम निकाल लिया था और आज वो जिस जगह है वहाँ अपने स्तर से वो हर उस तबके के लिए अपनी जिम्मेदारी को बढ़ चढ़कर पूरा कर रही है, जो उसका फर्ज भी है और इंसानियत के नाते कर्तव्य भी है, और नेहा भी अपना पूरा योगदान दे रही है। दोस्तों, शिक्षा का अधिकार सभी का होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति किसी तरह के बुरे काम में फंसा हुआ है तो इसका मतलब हरगिज नहीं है कि उसके बच्चों को भी वही काम करना पड़ेगा। शिक्षा में ऐसी ताकत होती है जो बुरे से बुरे परिदृश्य को भी बदल कर रख देती है। हमें अपना नज़रिया बदलना चाहिए। वेश्याओं के प्रति हमारी जो सोच है वह बहुत ही नीचे तबके की है, जबकि हम यह क्यों नहीं सोचते कि बुरा काम वह वेश्याएं नहीं कर रही, बल्कि बुरा काम तो वह लोग कर रहे हैं जो उन वेश्याओं के पास जाते हैं। लेकिन उनके पास जाने वाले लोगों को तो हम कभी भी उस दृष्टि से नहीं देखते जिस नीची दृष्टि से हम वेश्याओं को देखते हैं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि जो लोग वेश्याओं के बाज़ारों में जाकर खड़े होते हैं उनके बच्चों को हम गलत नज़र से देखें? मेरी इस बात पर विचार करिएगा और आपकी इस पर क्या राय है ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।